हम उस देश पे रहते हैं और हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ कभी महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। लेकिन हम ऐसे देश में भी रहते हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल पे नहीं आ पाते। ये स्कूल पिछले 3 दिनों से बंद था क्योंकि इस स्कूल में पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो शिक्षक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं स्कूल पे। ऐसा होगा तो कैसे हमारा गांव बढ़ेगा। आप भी गांव के सरपंच, आपके पास जवाबदारियां हैं। अब समझिए इन बच्चों का क्या दोष है। क्या ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते क्या ये बच्चे हमारे देश का नाम रोशन नहीं कर सकते क्या। एक बार तब भी जो भी नेता यहाँ पर आते हैं उनसे बोलिए कि हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आपको सवाल पूछना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ऐसे क्यों इनके बच्चों को, क्यों गरीब के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे ही फिर गरीब होते जाएंगे। क्यों गरीब के बच्चे फिर से मजदूरी करेंगे और अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ लेंगे, अधिकारियों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ लेंगे। जो नेता और विधायक हैं उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ लेंगे, लेकिन उनको अपने देश में रहकर अपने लिए अपने हक के लिए तरसना पड़ेगा। ये कौन है? मेरा पोता है। आप क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरा पिताजी तो यही किसानी करते थे। आपका बच्चा क्या करता है? अब वही किसानी ही कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि आपकी नाती भी यही करे? अब वो समय नहीं है कि मजदूर का बच्चा भी मजदूर होगा और गरीब का बच्चा भी गरीब होगा। कम से कम इन बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होगा सर। जब तक आप रहेंगे सर तब तक उनको अपने बच्चे की तरह शिक्षा जरूर देंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं सर से कुछ कड़वे सवाल पूछ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सर को भी अपने सवालों को घेरे पे ले सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट करूँगा। हमारे साथ जितने लोग हैं कि वो अपने हक के लिए अगली बार जब कोई नेता यहाँ पर आएगा तो एक बार आवाज़ उठाएंगे और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे। हम उस देश पे रहते हैं और हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ कभी महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। उस देश पे रहते हैं जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन हम ऐसे देश में भी रहते हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल पे नहीं आ पाते और हम ऐसे देश में भी रहते हैं जहाँ पर शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं अब तक भारत। मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे एक शासकीय स्कूल है जिसका नाम है शासकीय प्राथमिक शाला सरपंच पाड़ा और ये आता है गणेशपुर पंचायत के अंदर पे। और ये गणेशपुर पड़ता है कोरिया जिला के अंतर्गत में, जिसका कुछ हिस्सा खड़ुआ पे जाता है क्योंकि जिस तरह से कोरिया को बांटा गया है आप समझते होंगे कि ये पड़ता तो कोरिया जिला पे है, लेकिन ये जो विकास खंड होता है वो MCB पे आता है। जो शिक्षा अधिकारी बैठते हैं वो MCB जिले पे बैठते हैं। तो समझिए किस तरह से इस जिले को इस तरह से बांटा गया है जिससे इसका बंटादार होना निश्चित है। आपने जिले का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन किस तरह से आपने व्यवस्थाएं नहीं की, किस तरह से ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ में अभी भी ये जो बच्चे हैं ये अपने लिए तरस रहे हैं, ये अपने अधिकार के लिए तरस रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा ये भी जिस स्कूल पर हैं वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे हैं और इस स्कूल की जो क्षमता है, जो स्कूल पर जो दर्ज संख्या है वो 20 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे यहाँ पर हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूल पिछले 3 दिनों से बंद था और ना ही किसी तरह की जानकारी दी गई थी, ना ही किसी तरह का आदेश था कि इस स्कूल को बंद किया जाए। लेकिन इसके बाद भी ये स्कूल बंद था क्योंकि ये स्कूल में पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और किस तरह से अभी भी सिर्फ 6 बच्चे आप समझिए, अब ये 6 बच्चे किस तरह से आते होंगे और इनके साथ इनके सहपाठी क्यों नहीं आ पा रहे हैं आप समझ सकते हैं। और हमारे साथ में टीचर भी हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे कि ये टीचर क्यों नहीं आ पा रहे थे, क्यों स्कूल 3 दिनों से बंद था। और हम यहाँ के सरपंच से ही बात कराएंगे, उनसे जानेंगे कि क्यों इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। तो कुछ बच्चों से पहले बात करते हैं क्योंकि सवाल तो इन्हीं का है। क्या नाम है बाबू आपका? अनीस। अनीस, कौन से क्लास पे हो? चलिए घबराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? रीतू। कौन से क्लास में पढ़ते हो? दूसरी क्लास में। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? पहली। क्या नाम है? अचिक्का। क्या क्या आता है आपको? पहली। आपको क्या क्या आता है? पहाड़ आता है? पहाड़ आता है आपको? जी। कौन कितने तक पहाड़ आता है? 100 तक। 100 तक पहाड़ आता है जी। कि 100 तक गिनती आती है? गिनती आती है 100 तक। और पहाड़ा कितने लगता है? 100 तक पहाड़ आता है। चलिए ये बच्ची है थोड़ी नर्वस है, गिनती को पहाड़ा बोल रही है। लेकिन चलिए हमको बताना चाहेंगे कि अब समझिए कि जब ये स्कूलें बंद होती हैं, शिक्षा का स्तर आपने देखा होगा कि हमारे देश में कैसा होता है, किस तरह से प्राइवेट स्कूलों को आगे लाया जाता है और गरीब के बच्चे जिस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ में कैसा खिलवाड़ होता है, ये आपने देखा है, मैंने आपको बार बार दिखाया भी है। लेकिन जागना हमको होगा ही होगा। चलिए हम इस शिक्षक से बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हंसराज सिंह सर। सर आपने पूरी चीज़ तो सच्चाई से बताई हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए कि स्कूल जो बंद थी बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा था ना? जी सर, बारिश की वजह से सर मैं अब ट्रेनिंग में था
और मैडम बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से स्कूल नहीं आ पा रही थी, यही कारण है सर। बारिश की वजह से मैडम नहीं आ पा रही थी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति सिंह है। मैडम क्यों नहीं आ पा रहे थे स्कूल पे आप? सर मतलब नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, कमर कमर तक पानी था और इसकी वजह से नहीं आ पा रही थी। आते भी तो ज़बरदस्ती आने में कपड़ा गीला हो जाता, कपड़ा गंदा हो जाता और उतना टाइम तक हम लोग थोड़े बैठ सकते हैं नहीं स्कूल में ज़्यादा टाइम तक गंदा कपड़ा के साथ, इसकी वजह से नहीं आ रही थी सर। और आपको बता दूं कि शिक्षक के साथ साथ में बच्चे भी उस नदी को पार करके आते हैं, उस सड़क पे आते हैं जिसमें चलना मुश्किल है। हमारे साथ में सरपंच भी हैं। क्या नाम है आपका सरपंच साहब? शंकर सिंह। शंकर भाई, ये बताइए कि जिस तरह से ये पंचायत है, ये पंचायत कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। ये जो सड़क के हालात जो इतनी ख़राब है, अब देखो उससे कहीं ना कहीं बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल पे, उससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं स्कूल पे। ऐसा होगा तो कैसे हमारा गांव बढ़ेगा? आप भी गांव के सरपंच हैं, आपके पास जवाबदारियां हैं और कि हम बच्चों को, और ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, इसलिए इनकी कोई सुनता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदारी तो हमारे पास में है। आपने क्या पहल की इसके लिए? मैं आवेदन पर आवेदन बहुत दिया, विधायक जी को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, आज तक मेरे आवेदन का कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना फंड आता है आपके पंचायत पे? 15वें विधायक से कितना पैसा आया है? 4 लाख। 4 लाख रुपए है और उसमें भी बनाने की अनुमति नहीं है। कितने मोहल्ले पड़ते हैं इसमें? 10 वार्ड हैं। 10 वार्ड हैं जी। जब आपने अनुमति मांगी, जब आपने आवेदन दिया तो उसमें कोई पहल नहीं हुई? कोई पहल नहीं हुई। कितनी बार आवेदन दे चुके आप? बहुत बार दे चुका हूँ। बहुत बार आवेदन दे चुके। अब समझिए कि अब एक सरपंच की नहीं सुनी जा रही है और सरपंच भी ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। सही कह रहा हूँ मैं? सरपंच साहब से आप लोगों की बात हुई थी? हाँ हाँ, कि हमारा ये हम लोग बोलते थे कि ये मुर्गीकरण तो करवा दो, तो बोलते हैं हमको शासन पिछला बजट दे भी नहीं करता है, तो कहाँ से हम मुर्गीकरण कराएंगे? अपना पॉकेट से थोड़ी लगाएंगे। शासन का भी तो माने कि ये रोड है, स्कूल है, तो वो न चलाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे? सरपंच साहब, मुर्गीकरण की बात हुई, जैसे बोल रहे हैं ग्रामीण बोल रहे हैं कि मुर्गीकरण का हम लोगों ने बोला था आपसे, आपने नहीं कराया है। जी, मुर्गीकरण के लिए मैं दिया तो बोलते हैं अधिकारी कर्मचारी की मुर्गीकरण नहीं मिलता है। मुर्गीकरण नहीं मिलता आपको बोला गया है। चलिए, तो देख लीजिए ये हालात हैं इस कोरिया जिले के, जिस शिक्षा विभाग के डीओ साहब भी एमसीबी जिले में बैठते हैं, लेकिन ये गांव जो है, ये गांव आता है कोरिया जिले पे और यहाँ के विधायक होते हैं कोरिया जिले से। और आपको बता दूं कि इस मोहल्ले पे सिर्फ अभी तक एक ही पुलिया बना हुआ है जो किसी ज़माने में बना हुआ था। इस बार के विधायक से आप लोगों ने कुछ बोला कि मैडम ऐसा करा दीजिए, कुछ हमारे यहाँ पर इतनी दिक्कत है? हाँ, तो क्या बोली मैडम? हाँ, आप लोग यहाँ के जो विधायक, उनके पास गए थे आप लोग? तो लड़का गए थे। लड़के गए थे। कौन गए थे? आप लोग गए थे? तो कुछ आश्वासन मिला था विधायक के? तो बोले थे कि मतलब हो जाएगा, लेकिन पता नहीं आज तक नहीं हुआ। बोले थे कि हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, यहाँ पर जो चाचा हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी गांव पे बिता दी है और उनके ये पोते हैं। और शायद आपके समय में भी शिक्षा का ये हाल रहा होगा और आज भी शिक्षा का यही हाल है। तो क्यों ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश हमारा प्रशासन करता है? अब समझिए इन बच्चों का क्या दोष है? क्या ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते क्या? क्या ये बच्चे हमारे देश का नाम रोशन नहीं कर सकते क्या? लेकिन इन्हें मौका देगा कौन? यहाँ का सिस्टम, यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम जिस तरह से बैठा हुआ है, जिस तरह से बच्चे आज के समय में जो शिक्षा का अधिकार, जो इनका मौलिक अधिकार होता है, उस मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है इनके। तो समझिए इनके लिए आवाज़ उठाएगा कौन? और मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि एक बार आप लोग आवाज़ उठाइए, एक बार जो भी नेता आपके पास आता है तो उनसे आप आवाज़ उठाइए, एक बार बोलिए। सरपंच साहब तो सामने ही हैं, एक बार तब भी जो भी नेता यहाँ पर आते हैं उनसे बोलिए कि हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्यों जब आप वोट के समय पे आते हैं तो हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमसे बोलते हैं कि हम आपका सब कुछ करा देंगे, आपकी रोडों को चकाचौंध करा देंगे, आपके गाँव पर लाइट दे देंगे, लेकिन सोचिए होता कुछ नहीं है। सही कह रहा हूँ चाचा? हाँ ठीक है, कोई नेता भी तो नहीं आते हैं। जब वोट चुनाव लड़ने की, जब वोट मांगने के लिए आए कि हमको देना, हमारा पार्टी ऐसा है, उस समय तो पैर पड़ते हैं, अभी तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं किसी तो कोई तो पहुँचाओ भाई, कि कम से कम मुख्यमंत्री के पास, नरेंद्र मोदी के पास, प्रधानमंत्री के पास आवाज़ तो पहुंचाओ। उनका दया होगा तो करेंगे, नहीं तो हमारा इतना तो रहबे करेगा। दया से उम्मीद कर रहे हैं कि दया होगा तो यहाँ पर वो हमारी बातों को सुन लेंगे। अगर कुछ दया करेंगे तो शायद ऐसे बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ ना करें। लेकिन आज के समय पे हमको अपने हक के लिए लड़ना होता है और हमें अपने हक की बात करनी होती है। तो हमारे साथ में जो युवा है ना, मैं उन युवाओं से भी चाहूँगा कि आप लोग अगली बार अगर कोई नेता आता है तो आप लोग कड़वे सवाल जरूर पूछेंगे। उनको कुर्सी देने से पहले एक बार जरूर पूछेंगे कि मैडम या सर, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने हमारे गाँव के लिए क्या किया है और आप दोबारा हमारे पास में क्यों आ रहे हैं? ऐसा कड़वा सवाल आप लोग पूछ सकते हैं मैडम? जी सर, पूछ सकते हैं। किसी विधायक या मंत्री से आप लोग पूछ सकते हैं? जी पूछ सकते हैं।
पूछना पड़ेगा। अगर हमें अपने हक की बात करनी है, अगर हमें ऐसे बच्चों के भविष्य को देखना है ना, तो आपको एक गार्जियन होने के नाते, आपको इनके माता पिता होने के नाते, आपको इनके बड़े भाई होने के नाते आपको सवाल पूछना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ऐसे क्यों इनके बच्चों को, क्यों गरीब के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्यों सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे ही फिर गरीब होते जाएंगे, क्यों गरीब के बच्चे फिर से मजदूरी करेंगे और अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ लेंगे, अधिकारियों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ लेंगे, जो नेता और विधायक हैं उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ लेंगे, लेकिन इनको अपने देश में रहकर अपने लिए, अपने हक के लिए तरसना पड़ेगा क्या? और तरसना पड़ेगा तो सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम भी हमें करना होगा और हमें पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों हमारे साथ मजाक किया जाता है और क्यों ऐसे बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। चाचा, आपके हाथ में देखिए, ये कौन है? मेरा पोता है। आप क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ, लेकिन बीमार पड़े हैं ना, तो पैदल गए हैं बहुत दूर हॉस्पिटल। यहाँ गाड़ी घोड़ा का कोई साधन ही नहीं है। जो है, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरा पिताजी तो यही किसानी करते थे। आपका बच्चा क्या करता है? अब वही किसानी है कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि आपकी नाती भी यही करे? तब या चाहते हैं कि ये कुछ बड़े अधिकारी बने, या फिर चाहते तो हैं आपका नाम ऊंचा करे, आपका सीना गर्व से ऊंचा फुला दें? करते तो हैं, लेकिन देखिए ना, ये लड़की जो है ये खड़ा है, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, लेकिन क्या करें, 2 किलोमीटर पहुंचाने जाए, गाड़ी आता था घर में, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं रोड के चलते। फिर भी ऋण कर्ज करके दे रहे हैं। ये यहीं पर खेल रही है, आखिर तो आज पढ़ने न जाती है लड़की। बिल्कुल, देखिए अब वो समय नहीं है कि मजदूर का बच्चा भी मजदूर होगा और गरीब का बच्चा भी गरीब होगा। पढ़ने का हक सबको है। जब सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है ऐसे बच्चों के लिए, तो इनको अच्छी सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और मैं एक बार सर आपसे भी कहता हूं सर, और आपसे मैं चाहता हूं कि सर मैं आज आपके पक्ष में आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि आपकी यहाँ की परेशानी को दिखा सकूँ, लेकिन सर आपसे उम्मीद करूँगा कि कम से इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा सर। जब तक आप रहेंगे सर, तब तक उनको अपने बच्चे की तरह शिक्षा जरूर देंगे। नहीं सर, मेन चीज़ है तो मैं चाहूँगा सर कि रोड को जितना जल्दी हो सके, है ना, ताकि हम लोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और बच्चे लोगों को भी आने जाने में दिक्कत ना हो। मैं बोल रहा हूँ जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं, कम से कम उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड देंगे आप लोग। जी। मैडम, ऐसा हो पाएगा क्या? आप लोग एक शिक्षक के तौर पे ऐसे बच्चों को एक अच्छा बेस दे सकती हैं क्या आप लोग? जी सर जी, कोशिश करेंगे पूरा, बिल्कुल, मतलब अपने से पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं सर से कुछ कड़वे सवाल पूछ सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो सर को भी अपने सवालों को घेरे पे ले सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जिस मुद्दे पे आऊँ उसी मुद्दे पे बात हो और ऐसे बच्चों के साथ में ना खिलवाड़ ना हो। ये हमारे देश के भविष्य हैं। अगर इनका बेस मजबूत नहीं किया जाएगा, अगर इन बच्चों को पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ करेंगे मजदूरी और कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ झंडा और डंडा लेकर किसी की जयकारा करते रहेंगे, किसी पार्टी के पीछे भागेंगे और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बर्बाद जरूर करेंगे। तो एक बार उम्मीद है ऐसे प्रशासन से और उम्मीद है हमारे साथ जितने ग्रामीण हैं उनसे कि ये अपने हक के लिए बोलेंगे। और दूसरी चीज़, उम्मीद ऐसे सिस्टम से कि कम से कम आपके बच्चे तो आप अब्रॉड में पढ़ते हैं, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, आपके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं। सरकार ने जितनी योजनाएँ दी हैं, कम से कम इनके साथ तो खिलवाड़ न किया जाए। ये सिर्फ 6 हैं, ये 20 हो सकते थे, लेकिन आपके सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में फैले हुए भ्रष्टाचार के चक्कर पे ये बच्चे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा आपसे और उम्मीद करूँगा मैं ऐसे सिस्टम में बैठे हुए जवाबदार लोगों से कि कम से कम इनके साथ खिलवाड़ ना करें। और एक बार उम्मीद भी करूँगा हमारे साथ जितने लोग हैं कि वो अपने हक के लिए अगली बार जब कोई नेता यहाँ पर आएगा तो एक बार आवाज़ उठाएंगे और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे कि चलिए आप आए थे तो आपने जैसा बोला हमने किया है। इस बार नेताजी लोग काम कैसे नहीं करते हैं। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।